हेलो फ्रेंड्स, आज हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जानेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अभी हमने केवल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट और उनके बीच के अंतर को समझा है। यदि वीडियो ना देखा हो तो आई बटन में या एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय अवधि ब्याज पर धन देने के लिए या लेने के लिए दो शर्तें हैं, जैसे कितने वर्ष के लिए ऋण लेना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर क्या होगी। जैसा कि हम इससे पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं कि प्रथम वर्ष या पहली समय अवधि फर्स्ट टर्म में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक समान रहती है, अर्थात चाहे आप ब्याज साधारण ब्याज की विधि से ज्ञात करो या चक्रवृद्धि ब्याज से। लेकिन दूसरी समय अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में अंतर साफ देखा जा सकता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमने बैंक से उधार लिया 100 रुपया और दर निर्धारित की गई 10% वार्षिक और समय रहा 1 वर्ष। तो ऐसी स्थिति में अगर साधारण ब्याज की दर से हमने ब्याज को ज्ञात करना है तो ब्याज हमें बैंक को 1 वर्ष के बाद कितना देना होगा। यह हमारा साधारण ब्याज का सूत्र है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन है हमारे पास, जो उधार ली गई राशि है 100 रुपये की है और शर्त रखी है 10% दर रखी गई है 1 साल के लिए, समय 1 वर्ष है। तो 100 यहाँ लिखेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचता है 10 रुपये। इससे अभिप्राय यह है कि 1 वर्ष बाद बैंक को हमें 10 रुपये ब्याज के रूप में देने होंगे। 100 रुपये हमने उधार लिया है, 100 रुपये के साथ 10 रुपये और चुकाने होंगे। लेकिन बैंक चाहता है कि दर अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित की जानी है, यानी 6 महीने के बाद ब्याज की गणना की जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो हमारा मूलधन है, जो हमने उधार लिया हुआ धन है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। उधार लिया हुआ हमारा धन 100 रुपये ही है और जो दर प्रतिशत है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अब बात कर रहा है अर्धवार्षिक के आधार पर, तो दर भी आधी हो जाएगी। यानी जहाँ 10% वार्षिक है वहाँ पर अब 5% हो जाएगी अर्धवार्षिक के रूप में। इसे हम ध्यान से समझेंगे कि इसमें क्या अंतर आ रहा है, क्या बातें कही जा रही है और किस तरह से इस बात को हमने समझना है। जैसे समय है तो समय अवधि, जो समय है हमारा वो 1 वर्ष है, समय 1 वर्ष ही रहेगा, तो यहाँ आप लिखेंगे हम 1 वर्ष। लेकिन गणना जो है 6 महीने के आधार पर हो रही है, तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने के आधार पर गणना की जाएगी। तो उसका मतलब है ब्याज की गणना साल में 2 बार की जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 छमाही। प्रत्येक 6 महीने के आधार पर बैंक ब्याज की गणना कर रहा है, इसलिए 1 वर्ष में 2 बार जब ब्याज की गणना होगी, अर्थात प्रत्येक 6 महीने के बाद, तो इस प्रकार इससे हम कहेंगे समय अवधि हमारी 2 छमाही होगी, 2 हाफ ईयरली बन गई यहाँ पे। फार्मूला वही साधारण ब्याज का, तो इसमें वही लिखेंगे हम 100 गुणा 5 गुणा 2 बटे 100। अब 100 से हम 100 कैंसिल कर लेंगे, तो इस तरह से हमने इसे कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया 5 गुणा 2 हो गया 10, यानी ब्याज तो फिर वही 10 रुपये लग रही है। अगर हम इसे आधे वर्ष के आधार पर, यानी कि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 महीने के आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तब भी ब्याज वही 10 रुपये लग रही है। लेकिन समझने वाली जो बात है वो इस जगह पर है, अगर 1 वर्ष को हम कहीं इस तरह से लिख लें कि 1/2, अगर हम 1 वर्ष का जो समय अवधि है हमारी, इसे हम लिख लेते हैं कि आधे वर्ष के आधार पर है, तो हम लिखते हैं 1/2 वर्ष। तो 1/2 वर्ष का मतलब है कि हमने एक ही समय अवधि ली और इस तरह से हमारा ब्याज यहाँ पर गलत कैलकुलेट होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास साधारण ब्याज का फार्मूला है, उसके आधार पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखते हैं हम 100 रुपया गुणा दर हमारी 5% और यहाँ लिखते हैं समय अवधि 1/2, तो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा ये। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5/2, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही समय अवधि आ रही है।
तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि अगर अर्धवार्षिक ज्ञात करना है तो समय अवधि 1 वर्ष दी गई है तो उसकी 2 छमाही बन जाएगी, यानी कि 1 साल में 2 बार ब्याज कैलकुलेट होगी। अगर इस तरह से अर्धवार्षिक लिखेंगे तो सिर्फ आधे साल की ही ब्याज कैलकुलेट होगी और वो भी गलत होगी कैलकुलेट। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आ रहा है 5/2। 5/2 का मतलब है मात्र 2.5 रुपये। इस प्रकार यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ब्याज चाहे वार्षिक आधार पर कैलकुलेट की जाए चाहे अर्धवार्षिक आधार पर कैलकुलेट की जाए, साधारण ब्याज में ब्याज की गणना जब की जाती है तो ब्याज हमेशा एक समान रहती है। बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो प्रश्न तो वही ले रहे हैं हम, 100 रुपये, दर ले रहे हैं 10% वार्षिक। सिंपल सा प्रश्न ले रहे हैं क्योंकि हमने कंसेप्ट को समझना है। और समय अवधि 1 वर्ष। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाएंगे और देखेंगे कि क्या इसमें कोई परिवर्तन आ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र इस प्रकार से है, तो यहाँ लिखा है मूलधन, तो मूलधन लिखेंगे हम 100 रुपया गुणा बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे और 1 जमा दर है हमारे पास 10/100 और समय है हमारे पास 1 वर्ष और -1। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 100 गुणे, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, 1 जमा 10/100 बराबर है 1 कंप्लीट, 1 सही 10/100। इस तरह से होता है। तो 100 के गुणा 1 को 100 एकम 100 और 10 इसमें जोड़ लीजिए, हमारे पास आता है 110/100। 100 बन जा 100 और 10 इसमें ऐड हो गया। तो उसमें हमारे पास 1 वर्ष है -1। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाई 110/100। 100 से 110 को गुणा किया और 110/100 माइनस ब्रैकेट खोल दी हमने, तो 100 से 1 को गुणा होगी 100 एकम 100। 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 110 माइनस 100 और यहाँ पे हमारे पास ब्याज लग रही है 10 रुपये की। यानी 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में जब हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो ब्याज में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर हम चेक करते हैं कि जब समय अवधि हम बदलते हैं तब इसमें अंतर आता है या नहीं आता है। अब बात करते हैं अर्धवार्षिक के आधार पर। यदि मूलधन हमारा 100 रुपये, जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी 100 रुपीज़, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ईयरली है, लेकिन बैंक चाहता है अर्धवार्षिक के आधार पर हाफ ईयरली जो ब्याज की दर है उसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ पर इसे आधा कर लेंगे हम, तो 10/2 इज इक्वल टू 5%। 5% हो गया हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली होगा, समय 1 वर्ष के लिए है तो 1 वर्ष में 2 हाफ ईयरली होगी, 2 छमाही होंगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2 छमाही, क्योंकि इसमें 1 वर्ष के लिए ब्याज दिया है लेकिन ज्ञात किया जा रहा है 6 महीने के आधार पर। तो 6 महीने आधार पर समय अवधि टर्म जो बन गई 2 हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 हाफ ईयरली। 2 टर्म में अब ब्याज कैलकुलेट होगी। तो ऐसी स्थिति में फार्मूला तो हमारा वही रहेगा। प्रिंसिपल है तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट हमारी पास आएगी 5%, तो 5/100 5/100 टाइम 2 हाफ ईयरली, 2 छमाही हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 और -1। यहाँ पर लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर को, तो होगा 100 प्लस 5 तो हो गया 105/100। 2 - 1 बिल्कुल सिंपल, इस तरह से जैसे हम बात कर चुके हैं कि 1 जमा 5/100, इसका मतलब क्या है 1 कंप्लीट 5/100, ये भी है। तो 100 1 जा 100 और 5 इसमें ऐड कर दो, हो गया 105/100। तो इस प्रकार से यहाँ पर आता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे यहाँ पे, तो ब्रैकेट हमारे पास आ गया 105/100 गुणा 105/100 और -1 है 100 से, इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार 21 × 105 होता है, 20 × 100 होता है।
और ये कैंसिल हो जाता है, 0 से 0 यहाँ भी कैंसिल की जा सकती है। तो हमारे पास आता है यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई बाई 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे, और माइनस 100। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आता है यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 21 होता है 441, 441 बटे 4 और माइनस 100। हम इसे भाग दे के भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसका भाग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान देने वाला है। तो इस तरह से 441 को 4 एकम 4, फिर 4 1 जा 4, और 1 तो 1 आया तो 0 बार इसको डिवाइड करेंगे, और हमारे अंक समाप्त हो रहे हैं यहाँ पे, तो डेसिमल लगा लेंगे। यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, एक बार में 1 0 आएगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस प्रकार 2 और फिर से 0 और 4 5 जा 20। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 110.25 माइनस 100। अब इसे घटा लेंगे हम, 110.25 और यहाँ पर लिखेंगे हम 100। यहाँ पर आ गया 5 2 डेसिमल, यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर आ गया 10। इस प्रकार हमें प्राप्त हो रहा है 10.25। यानी जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया तो उस केस में समय अवधि 2 छमाही थी, तो ब्याज में अंतर आ रहा है 25 पैसे का। आप ये सोच रहे होंगे कि 25 पैसे तो नगण्य है, गौण है, लेकिन इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 25 पैसे का अंतर कितना बड़ा अंतर कहलाता है। जब मूलधन 100 रुपये था तो हमारे पास ब्याज में अंतर आ रहा है 25 पैसे का, लेकिन अगर हम यहाँ पर 100 रुपये को यहाँ पर लगभग 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस स्थिति में 0.25 यहाँ पर दशमलव ना लगाते हुए इसको रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 1 लाख से, दोनों तरफ एक जैसी कंडीशन से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम 1 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब देखते हैं ये अमाउंट कितना बनता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ का अमाउंट बन रहा है हमारे पास। और यहाँ पर अंतर कितने का आएगा अब, तो इस तरह से हम 25 तो लिख लेते हैं, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो लगा लेते हैं। और यहाँ पर डेसिमल जो देख रहे हैं हम 2 अंक हैं, राइट साइड को तो यहाँ पर 2 अंक छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर उधारी 1 करोड़ की हो तो ये जो डिफरेंस 25 पैसे का डिफरेंस है, ये कितने रुपए का बन जाएगा, इसे देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी डिफरेंस बन जाता है 25,000 रुपये का। तो जिस 25 पैसे को हम, जो भारतीय सरकार अब इसे खोटा सिक्का कहती हैं, ये चलता नहीं है मार्केट में, लेकिन बैंक 10 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे का हिसाब किताब रखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़े अमाउंट पर इसका क्या असर पड़ता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में पहली समय अवधि पर कोई अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन जब समय अवधि बदली जाती है तो अंतर साफ देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि दर प्रतिशत कितने प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, अर्थात वो कंडीशन कौन कौन सी है जिनके आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग ज्ञात की जा सकती है, कितनी तरह से ज्ञात की जा सकती है। तो इसमें पहला तो रहेगा ईयरली, वार्षिक तौर पर, जो कि सिंपल है। ईयरली है, ईयरली में क्या है कि अगर दर वार्षिक है, दर हमारी वार्षिक आधार पर है, तो समय में कोई विशेष अंतर नहीं है वार्षिक आधार पर, तो समय भी हमारा वार्षिक ही रहता है, इसमें चेंज नहीं आती है और प्रश्न हमारा सिंपल होता है, इसलिए हम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक आधार पर। तो अर्धवार्षिक के आधार पर जब दर रहेगी हमारी, तो समय में क्या अंतर रहता है, ये आपने देख लिया अभी कि अर्धवार्षिक के आधार पर समय में क्या अंतर आता है, वो छमाही में बदल जाता है। यानी 1 वर्ष में 2 छमाही आती है, तो समय अवधि हमारी चेंज हो जाती है। उस केस में हम लिखते हैं 1 वर्ष बराबर है 2 छमाही, यानी साल में 2 बार अब ब्याज ज्ञात करनी होगी।
तो ये तो हमने पूरा अच्छे से समझ लिया, सारा एग्जाम्पल अर्धवार्षिक आधार पर ही था अभी तक का। अब उसके बाद करते हैं हम नंबर 3 की, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और किस तरह से ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं त्रैमासिक आधार पर। त्रैमासिक आधार पर जैसे हम क्वार्टरली कहते हैं, क्वार्टरली आधार पर, तो एक वर्ष में कितनी त्रैमासिक बनेंगी वो हमने ज्ञात करना होता है और उसी आधार पर दर में भी परिवर्तन करना होता है। जैसे हमें पता है कि क्वार्टरली अगर हम चेक करेंगे तो एक वर्ष बराबर है 12 महीने। 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो इस केस में क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4, 1/4, 1/4। इससे अभिप्राय यह है कि 12 महीने को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे एक बरस बराबर 12 महीने, इन्हें हम भाग करेंगे 4 से, तो इस प्रकार आएगा यहाँ पर 3। अभिप्राय ये हुआ कि एक क्वार्टर में 3 महीने होंगे। तो इस प्रकार त्रैमासिक के आधार पर अगर वर्ष को बांटें तो समय अवधि क्या रहेगी हमारी जो समय अवधि है वो रहेगी 4 क्वार्टर, 4 त्रैमासिक। 4 त्रैमासिक बनेंगे, जिसे हम 4 तिमाही भी बोलते हैं, और यह 4 क्वार्टर्स। यानी एक वर्ष जो है 4 तिमाहियों में बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दर है हमारी, उसमें क्या अंतर आता है। तो हम मान के चले हैं 10% वार्षिक मान के चले हुए हैं, तो उसमें क्या अंतर आएगा वो देखने वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो दर रहेगी उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से। 10% तो लिखेंगे 10/4, तो 5/2 आने वाला है। 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। तो हमारे पास जो दर प्रतिशत रहेगी वो रहेगी 5/2 क्वार्टरली, तिमाही आधार पर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो समय अवधि है वो दर प्रतिशत के साथ जुड़ी हुई है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट मासिक आधार पर भी ज्ञात की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में समय क्या रहेगा हमारा, समय अवधि रहेगी हमारी 12 मंथ। समय अवधि 12 महीने होंगे, तो दर जैसे हम दर मान के चले हुए हैं 10%, तो अब दर भी हमारी चेंज हो जाती है। तो दर हमारी होगी 10/12। यहाँ पर लिखना पड़ेगा मासिक, मंथ वाइज। अब हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसी भी राशि पर मंथ वाइज ज्ञात करनी है, तो दर जो दी गई होगी वार्षिक आधार पर उसे 12 से हमें भाग देना पड़ेगा। और समय अवधि जितनी भी होगी, अगर एक वर्ष है तो 12 मंथ होंगे, 2 वर्ष है तो 24 मंथ्स, समय अवधि 24 महीने की हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दर प्रतिशत और समय अवधि साधारण ब्याज की गणना को प्रभावित नहीं करती है, परंतु चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में इसका प्रभाव साफ देखा जा सकता है। हमने कैलकुलेट भी करके देख लिया। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।